ईरान में जो इंसिडेंट था, इन शॉर्ट ब्रीफली, वो ये था कि मैं वहाँ पहुँचा था शूट करने एक ट्रैवल सीरीज़, और मेरे पास एक ड्रोन था जो कि एज़ पर पेपर रूल्स इलीगल था वहाँ पे ले जाना। बट मैं ऐसा सोच करके नहीं गया था कि मैं वो उसको ले करके जाऊँगा। मेरे पास हमेशा ही ड्रोन होता है, किसी कंट्री में अलाउड होता है, किसी कंट्री में नहीं अलाउड होता है। तो एयरपोर्ट पे वो रख लेते हैं, जिन भी कंट्रीज़ में अलाउ नहीं होता वो एयरपोर्ट पे रख लेते हैं, फिर जब आप एग्जिट करते हो तो वो आपको दे देते हैं। ईरान में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने देखा ड्रोन और मुझे ले करके अंदर जाने दिया। तो मुझे लगा कि बाय डिफ़ॉल्ट मैं समझ गया कि शायद पेपर पे अलाउड नहीं है, लेकिन शायद अनऑफिशियली इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जाने दे रहे हैं। ये करके मैं अंदर ले करके चला गया, और बहुत सारी जगहों पे मैंने शूट किया, बहुत सारे वीडियोस भी ड्रोन के आए ईरान के। लेकिन एक जगह थी बलूचिस्तान, जहाँ पर एक एयरपोर्ट पे ट्रांजिट के दौरान वो ड्रोन जब स्कैन हुआ तो उन्होंने उसको कॉन्फिस्केट कर लिया, और उन्होंने मेरे ऊपर चार्जेस लगाए कि ड्रोन लेकर के इस देश में आना इलीगल है, आप एक इलीगल काम कर रहे हो। ईरान में थोड़ा सा लॉ का प्रॉब्लम है, लॉ किधर भी इधर उधर जा सकता है। तो उस चक्कर में इंडियन एम्बेसी से मैंने जब बात करी तो उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, पहले भी ऐसा हो चुका है कि ड्रोन के चक्कर में ट्रैवल ब्लॉगर्स अरेस्ट हुए हैं, आप भी हो सकते हो, और इसके शायद बहुत ज़्यादा चांसेस भी थे। तो मैं इस वजह से मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। एंड दिस इज़ द होल स्टोरी व्हाट हैपेंड अंटिल द लास्ट एपिसोड। उसके आगे क्या हुआ, मैंने एक लॉयर हायर किया, क्योंकि मैं ईरान में कहीं, क्योंकि मैंने कुछ भी गलती नहीं करी थी। मेरे हिसाब से अगर उन्होंने मना कर दिया होता एयरपोर्ट पे तो मैं लेके नहीं जाता। जैसे मैं दुबई जाता हूँ, वो मेरा एयरपोर्ट पे रख लेते हैं, ओमान जाता हूँ मेरा एयरपोर्ट पे रख लेते हैं, इजिप्ट जाता हूँ एयरपोर्ट पे रख लेते हैं। उसी तरीके से वहाँ पे भी रखना चाहिए था उनको, तो मेरी गलती नहीं थी। तो इस बात को प्रूव करने के लिए मैंने वहाँ पे लॉयर हायर किया। बहुत ही कमाल की लॉयर थी वो, और काफ़ी लंबा चला ये, करीब 2.5-3 महीने चला ये केस। और उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट ये आया, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हुए, काफ़ी हमने फ़ाइट करी। उसके बाद एंड रिज़ल्ट ये आया कि ड्रोन जो है वो यहाँ इस देश में लाना इलीगल था। आपके ऊपर इस बात का चार्ज तो लगेगा ही कि आप एक इलीगल सामान स्मगल करके इस देश में लेकर के आए हैं। लेकिन चूँकि आपका 2 साल पिछले, मतलब कभी भी कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, क्रिमिनल कोई हिस्ट्री नहीं रही आपकी, तो हम आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगा रहे हैं, हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। यू आर फ्री, आपको कन्विक्ट नहीं कर रहे हैं हम। लेकिन ड्रोन आपका वापस नहीं मिलेगा, उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और उसके साथ जितने भी मेमोरी कार्ड्स थे सब डिस्ट्रॉय हो गया। अच्छा। हाँ, ड्रोन भी डिस्ट्रॉय हो गया। और क्या चार्जेस लिए उन्होंने? लॉयर ने जो उन्होंने बोला कि आप लेके आए हो इलीगली, तो नहीं, उन्होंने चार्जेस कुछ नहीं लगाया। उन्होंने बस ये चार्जेस लगाया कि आप एक इलीगल सामान सप्लाई करके लेकर के आए, और बट हम आपको कन्विक्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपको बाइज्जत बरी कर रहे हैं। लेकिन आपके बैकग्राउंड पे, हिस्ट्री पे, आपके पासपोर्ट पे ये हमेशा रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा, अगले 2 साल तक रहेगा। अगले 2 साल तक अगर और कोई क्रिमिनल नहीं आया ऑफेंस आपके नाम पर, अगर आपने कुछ भी क्रिमिनल नहीं किया एक्टिविटी इस देश के अंदर, तो ये जो है लगा हुआ है जो एक तब्बा कि आप एक स्मगल करके इलीगल प्रोडक्ट लेकर के आए थे देश में, ये भी हट जाएगा आपके वहाँ से। लेकिन अभी भी इस बात के लिए, मतलब ये रहेगा तो आपके अकाउंट पे 2 साल तक, लेकिन अभी भी आप, यू आर फ्री टू कम टू ईरान। आप पे कोई लीगल चार्जेस प्रेस नहीं होंगे, क्योंकि आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, ये गलती से हुआ है। लेकिन आपका ड्रोन आपको वापस नहीं मिलेगा, और ड्रोन तोड़ दिया गया मेरा। जो मुझे नॉलेज मिली है कि ड्रोन आपका तोड़ दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब हुआ है नहीं हुआ है कोई नहीं जानता, लेकिन दिस इज़ व्हाट ऑफिशियली, दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन टोल्ड टू मी। दोस्तों, इससे पहले हम पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जैसा कि आपको पता है, हमें वीडियोस बनाते हुए 10 साल हो गए हैं, और इन 10 सालों में हमने यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक पे काफ़ी सारी ऑडियंस गेन करी है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अब कंटेंट क्रिएशन बहुत चैलेंजिंग हो गई है, बहुत ट्रिकी हो गई है, बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं, तो अब अगर हम शुरू करें तो हम सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो हम पर्सनली तो सबको गाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारा बहुत मन था कि हम दिल से सबकी हेल्प करें सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने जो इन 10 साल की जर्नी में सीखा वो सब आपको बता पाएँ, तो उसी के लिए हमने एक छोटा सा कोर्स बनाया है, जिसमें हमने अपनी इन 10 साल की जर्नी में जो चीज़ें सीखी और जिन चीज़ों को क्रैक करके फॉलोअर्स गेन करे, सोशल मीडिया पे बने रहे, सस्टेनेबल रहे, ग्रो करा, वो सारी टिप्स और ट्रिक्स हमने उस कोर्स में दी हैं। आई एम श्योर आप अगर उस कोर्स को देखोगे तो आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आपकी फील्ड कोई भी हो, कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे एक नीड बन चुकी है अपने बिजनेस को ग्रो करने में, या फिर आपका कोई भी काम हो, अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा आने वाले टाइम में। तो ये कोर्स आपकी मदद करेगा सोशल मीडिया पे आपके हैंडल को ग्रो करने में। तो हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है, आप जाइए एक बार जाकर उस कोर्स को एक्सेस कीजिए और अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को
शुरू कीजिए। चलो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। ईरान वैसे आप जा सकते हो, कोई हाँ, दिक्कत उन्होंने मेरी लॉयर ने कहा कि आप ईरान, यू आर फ्री और मोस्ट वेलकम टू कम टू ईरान, लेकिन मैं जाऊंगा कि जाओगे नहीं क्या जाऊंगा ईरान नहीं, अब फिर? ये क्वेश्चनेबल है। भाई जैसे आप उस कंट्री के रेजिडेंट भी नहीं हो और वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता, आपको क्या मतलब, तो ये केस लड़ने का रीजन क्या था कि मैं क्योंकि legally केस इसका रीज़न ये था कि मैं कभी भी किसी भी कंट्री में इलीगल उस पर गया नहीं हूँ, तो ये इंटीग्रिटी और एथिकल ज़्यादा था मेरे लिए रादर देन कि मैं, और प्लस ईरान बहुत खूबसूरत देश है, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं वहाँ से ब्लैक लिस्टेड रहूँ या फिर सिर्फ इस डर में रहूँ कि मैं पता नहीं क्या होगा वहाँ जाने पर और मैं कभी जा ही ना पाऊँ। मैं जाना चाहता हूँ उस देश में, मैं घूमना चाहता हूँ उस देश को। वन ऑफ माई फेवरेट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड है। एक इस इंसिडेंट के अलावा, और इस इंसिडेंट में भी एक्चुअली मैं इसको गलत नहीं कह सकता, बट इतना प्यार मिला है उस देश में मुझे, लोगों से इतना प्यार मिला है मुझे उस देश में, और इतना कमाल का खाना है, इतना कमाल का लैंडस्केप है, क्यों नहीं जाऊंगा वापस। सही बात। तो इसलिए मैं चाहता था कि मैं लीगली ऑन पेपर अपने आप को बिल्कुल क्लियर करूं उस देश में, ताकि मैं जब भी फ्यूचर में जाना चाहूँ वहाँ पे जा सकूँ, एंड दैट पर्पस इज डेफिनेटली सॉल्व्ड। बट इसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे आप कहीं और जा रहे हो किसी और देश में, तो आपको कुछ दिक्कत आ सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटीज आई है? डोंट थिंक सो, बिकॉज जनरली वैसे भी नहीं होता है बहुत, अनटिल अनलेस बहुत सीवियर कोई चार्जेस ना लग गए वहाँ पे। इतना सीवियर था नहीं, लेकिन अगर आपके ऊपर बहुत सीवियर चार्जेस लग जाते हैं तो वो इंटरपोल या इस तरह की जो भी एजेंसीज हैं उनमें आपस में शायद इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, बट उसमें भी ईरान नहीं करता होगा, क्योंकि ईरान इतने सैंक्शंस हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कि मुझे लगता नहीं है कि वो इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता होगा दूसरे लोगों के साथ। तो मुझे नहीं लगता है कि इस वजह से मुझे किसी और देश में कभी कोई प्रॉब्लम होगी या होती, बट फिर भी ईरान मुझे चाहिए था कि ईरान में मैं एकदम क्लियर हो जाऊँ भाई, वहाँ तो मैं जाना है बट मुझे। जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था कि ड्रोन आपने फ्लाई कर दिया था एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया एरिया में, के ऊपर। वो वाली चीज़ नहीं थी। एक्चुअली वहाँ पर मिलिट्री बेस है, लेकिन उन्होंने जब मेरे वो देखे फुटेज देखे तो जज ने बोला कि कोई भी आपत्तिजनक फुटेज इसके अंदर नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। मैंने जो शूट किया था, जो मुझे नहीं मिला एक्चुअली, एक डेजर्ट था जो लास्ट एपिसोड था मेरा, और एक पोर्ट था, चाबहार पोर्ट, जो इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है उस पोर्ट को बनाने के लिए। तो मैंने उस पोर्ट के कुछ ड्रोन शॉट्स लिए थे जो मेरे पास कभी नहीं आए, मैं क्योंकि उनका बैकअप लेने से पहले वो ड्रोन कॉन्फिस्केट हो गया था। तो सिर्फ ये 2 एपिसोड मेरे पास नहीं आए, और जो आगे मैं शूट करता वो नहीं आए। लेकिन इन दोनों फुटेज को देखा उन्होंने, और प्लस पुराने जितने भी फुटेज देखे उन्होंने, तो जज सेड दैट कि कोई कंट्रोवर्शियल या किसी भी तरीके की ऐसी इलीगल फुटेज इसके अंदर नहीं है। तो वो चार्जेस मेरे ऊपर नहीं लगे। मेरे ऊपर सिर्फ एक चार्ज लगा कि आपको ड्रोन लेकर के इस देश में आने की परमिशन नहीं थी आपके पास, आप क्यों लेकर के आए, जिसको मैंने इस बेसिस पर डिफेंड किया कि कस्टम्स ऑफिसर ने आपके एंट्री एयरपोर्ट पे मेरे ड्रोन को देखा, हंस मुस्कुरा करके मेरे साथ शाहरुख खान का गाना गाया और मुझे जाने दिया। अगर उन्होंने एक बार भी बोला होता तो मैं सही बात है, हाँ। यहाँ पर मेरी गलती थी, मैंने उनको डबल क्वेश्चन नहीं किया। मैंने उनको ये नहीं बोला कि आर यू श्योर कि आप मुझे ड्रोन लेकर के अंदर जाने दोगे। वो मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि क्रिएटर के मन में ना लालच होता है। मुझे लगा अगर यार जा ही रहा है तो फिर हाँ, पास होने देते हैं, भाई क्यों अगर क्वेश्चन ड्रोन करूं? मेरे साथ ईरान में आ गया, इतना खूबसूरत लैंडस्केप है, कहीं उड़ा लूंगा, कुछ अच्छा फुटेज मिल जाएगा, ये लालच में मैंने वो डबल उनको नहीं आपको बोला। पहले मालूम था कि यहाँ पे अलाउड नहीं होगा मुझे इसका? हमेशा से पता था कि वहाँ अलाउड नहीं भाई फिर तो आपने थोड़ी गलती करी है। ये है। गलती है मेरी कि मैंने जब उन्होंने जाने दिया, लेकिन रियल जो वो हैं डिसीजन मेकर्स हैं वो हैं। मैंने उनके रजिस्टर करने की कोशिश करी, उस पर रजिस्ट्रेशन था कि फॉरेनर्स रजिस्टर कर सकते हैं, बट वो वेबसाइट नहीं चल रहा था, तो मैं रजिस्टर नहीं कर पाया। ओके। और अनऑफिशियली मैंने ऐसे सुना था कि ईरान में ड्रोन लाना अलाउड नहीं है। ऑफिशियली उनके पेपर पे अगर आप जाकर देखो ना, CAA.IR उनका वेबसाइट है, उसका इंग्लिश वर्जन भी है, अरेबिक वर्जन भी, पर्शियन वर्जन भी है। उस पर आप जाकर के देखोगे तो कहीं नहीं लिखा है कि आपको अलाउड नहीं, ऑफिशियली कहीं नहीं लिखा है ये। लेकिन अनऑफिशियली वो उन्होंने कॉन्फिस्केट करना एयरपोर्ट पे शुरू कर दिया, और कॉन्फिस्केट भी नहीं करते हैं, सिर्फ अपने पास जमा कर लेते हैं और फिर डिपॉजिट कर लेते हैं, और उसके बाद आप जब जा रहे होते हो बाहर तो आपको वापस मिल जाता है। और ये बहुत देशों में होता है, दुबई में हर बार होता है मेरे साथ, ओमान में हर बार होता है मेरे साथ। जितनी बार दुबई जाता हूँ, दुबई में साल में 4-5 बार जरूर क्रॉस कर रहा होता हूँ, हर बार होता है मेरा ड्रोन रख लिया जाता है एयरपोर्ट पे और फिर बाहर जाने देते हैं। तो वो चीज़ ईरान के अंदर भी होनी चाहिए थी। जब नहीं हुई तो मैंने उसको डबल क्रॉस नहीं किया, मतलब क्रॉस चेक नहीं किया कि नहीं आप क्यों नहीं रख रहे हो उसको, आपको तो रखना चाहिए शायद। मुझे लगा शायद इनको नहीं फ़र्क पड़ रहा उतना, दे आर ओके विद इट, बस दैट वाज द ओनली मिस्टेक ऑन माय पार्ट। और कितना पैसा लगा आपका एक फॉरेन कंट्री में केस लड़ने में? यार उन्होंने स्ट्रेट मेरे से $600 लिए थे, अच्छा। $600 लिए थे, जो मुझे बिटकॉइंस में उनको ट्रांसफर करने पड़े थे, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली डॉलर्स कैसे ही जाएंगे, रेमिटेंस हिसाब किताब है नहीं वहाँ पे। बिटकॉइन एक्सेप्ट करते हैं वो? हाँ, बिटकॉइंस पे आप ट्रांसफ़र करने पर उन पे लोकल करेंसीज में वो एक्सचेंज वाले करके दे देते हैं, कुछ उनका सिस्टम है।
मैंने टेथर्स में पे किए थे उनको। तो ईरानियन करेंसी में नहीं लेते हो? ईरानियन करेंसी आप यहाँ से ट्रांसफर करोगे कैसे? सैंक्शंस में है ना वो, अच्छा। तो आप कर नहीं सकते। बट जब भाई अभी जैसे आप कनाडा की आपके पास पीआर है, आप यूएस बहुत ट्रैवल करते हो, तो जब पासपोर्ट पे ईरान का ठप्पा दिखता है, वो भी इंडियंस के, तो यूएस वाले दिक्कत नहीं करते बॉर्डर्स पे? करते हैं ना, थोड़ा मतलब दिक्कत तो नहीं करते हैं, लेकिन आप पूछते ज़रूर हैं कि ईरान क्यों गए थे। तो आप अगर सीधा सीधा बोल दो ना कि मैं ट्रैवल करने गया था, तो मान जाते हैं यार, समझदार होते हैं। अगर आपका दिन खराब है और कोई ऑफिसर एकदम ऐसे ही बैठा हुआ है कि बस उसको नहीं देना आपको एंट्री, तो अलग बात है, बट अदरवाइज 99.9% केस में ऐसा होता नहीं है। भाई थोड़ा उसकी बात करते हैं। हमको आपके बारे में मालूम पड़ा कि आप लॉन्गेस्ट रूट कर रहे हो एक रोड ट्रिप का, और वो कुछ 50,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। उसके बारे में थोड़ा बताओ, और कहाँ तक पहुँच गए इस रूट में आप? तो मैं इस वक्त पे जो एक ट्रिप कर रहा हूँ, ये मेरा एकदम ड्रीम ट्रिप है, जिसके लिए पता नहीं कि कब से मैं इंतज़ार कर रहा था, कब से प्लानिंग कर रहा था, फाइनेंशियली, लॉजिस्टिक वाइज, एवरीथिंग। ये जो कनाडा का मैंने पीआर लिया है, उसके भी शायद सबसे बड़ा रीज़न ये था क्योंकि मुझे इसके पीआर की कोई ज़रूरत नहीं थी। पीआर मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मैं अपना बेस बनाना चाहता था वहाँ पर, ताकि मैं एक बार उस देश में रह करके लोकली गाड़ी खरीद करके और इस ट्रिप को एग्जीक्यूट कर सकूँ। तो इसमें प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगा है मेरा, 2-2.5 साल लगे हैं। और जो मैं ट्रिप कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं द लॉन्गेस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड एज पर द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ये 2 कॉन्टिनेंट में चलता है, नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल टॉप अलास्का से साउथ अमेरिका के सबसे लास्ट पार्ट, जो कि अर्जेंटीना कंट्री के अंदर आता है, जिसका नाम है उशुआया, वहाँ तक जाता है। सीधा सीधा अगर आप स्ट्रेट ड्राइव करोगे रास्ता, तो करीब 55,000 किलोमीटर आता है ये। लेकिन चूँकि मैं देशों में जाकर होता हुआ जा रहा हूँ, 14 देश आते हैं इसके अंदर, तो 14 कंट्रीज़ में एक्सप्लोर करता हुआ जाऊँगा, तो मुझे लगता है कि ये ट्रिप बहुत आराम से 80-85,000 या क्या पता 1 लाख किलोमीटर की भी हो जाए, और लॉन्गेस्ट रोड इन द वर्ल्ड है। और खर्चे का क्या एस्टिमेट है इसमें आपका? देखो, जो मैंने एक मोटा मोटा खर्चा, मैं इसको ऐसे एस्टिमेट देता हूँ कि जितने पैसे गाड़ी भी इन्वेस्ट जो किया था मैंने, वो इसके लिए किया था। एक बहुत अच्छी गाड़ी खरीदी थी मैंने, और नई गाड़ी खरीदी थी, मुझे पुरानी गाड़ी नहीं चाहिए थी, ताकि मैं वो गाड़ी बनवाता रहूँ, टूटते फूटते वीडियोस बनाता रहूँ। तो मैंने नई गाड़ी खरीदी है जीप की, और जितने पैसे मेरे लगेंगे पेट्रोल और सारी चीज़ों को लेकर के, 1 साल लगेगा करीब मुझे करने में। मुझे लगता है मैं नोएडा के अंदर बिना बैंक से लोन लिए एक 3 BHK ले लेता। 1.5 करोड़ रुपए, 1.5-2? इतना पैसा इस ट्रिप के अंदर लग जाएगा। शिट। और ये कितने टाइम में 1.5 करोड़ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मुझे लगता है 90 लाख के आसपास एस्टिमेटेड बजट है इसका। अच्छा। बट अब मुझे लगता नहीं है कि हमें पैसे में बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं जनरली पैसों की बात करता नहीं हूँ। तो बट हाँ,